आशा रानी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय भदोही। मैं आपके समक्ष देवनागरी लिपि की विशेषताओं, उसके गुणों की चर्चा करूंगी। देवनागरी लिपि के गुणों को जानने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि लिपि क्या होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनियों के माध्यम से बोलकर परस्पर बातचीत करते हैं, जिसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वह होती है जिसमें हम वर्णों या चिन्हों के माध्यम से लिखकर अपनी बात को संप्रेषित करते हैं। लिखने के लिए हम जिन वर्णों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा के अनुसार भाषा को चिन्हों के माध्यम से लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। यदि हम कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण पुस्तक में दी हुई परिभाषा को देखते हैं तो उसमें लिखा है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्पष्ट है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता है। वह लिपि उसके ध्वनि चिन्हों के अनुरूप होनी चाहिए। जिस लिपि में हम अपनी भाषा को संप्रेषित कर रहे हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसे हम सीखते हैं और उसी के माध्यम से हम उस भाषा को संप्रेषित करते हैं। देवनागरी को एक वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। इसकी वैज्ञानिकता की जांच के लिए हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। हम इन दोनों ही लिपियों से परिचित हैं। हम बचपन से ही अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा दोनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम रोमन लिपि भी लिखना सीखते हैं और देवनागरी लिपि भी लिखना सीखते हैं। अतः इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से हम ये देख पाएंगे कि कैसे देवनागरी, रोमन, अरबी, फारसी या चीन की चित्रलिपि से कहीं अधिक वैज्ञानिक लिपि है। हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि में एक ध्वनि और एक चिन्ह। इसका तात्पर्य है कि जितनी भी ध्वनियां मुख से उच्चरित होती हैं उन सभी के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह हैं। जैसे स, हमारे मुख से ध्वनि निकलती है स और हम एक उसके लिए प्रतीक, एक लिपि मान लेते हैं जो यहाँ आपको सामने दिखाई दे रही है स। एक चिन्ह एक ध्वनि देवनागरी लिपि की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो लिपि या जो वर्ण लिखा गया है उसके लिए केवल एक ही ध्वनि है। जैसे अ, आ, ई, ए, उ या क, ख, ग, घ। जिस प्रकार के चिन्ह हम यहाँ लिखते हैं उसके लिए हम केवल एक और एक ही प्रकार की ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। लिपि चिन्हों की पूर्णता, इसका तात्पर्य है कि जितनी भी ध्वनियां हमारे मुख से उच्चरित हो सकती हैं उन सब के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह बनाए गए हैं। मुख्य रूप से 48 लिपि चिन्ह हैं जिनके अतिरिक्त संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन या अन्य ध्वनि चिन्ह निर्मित करने की भी इस लिपि में क्षमता है। उच्चारण की बहुत ही अधिक स्पष्टता है।
हम जो जैसे बोलते हैं ठीक वैसे ही लिखते हैं। जैसे यहाँ एक शब्द दिया है ठाकुर, जिस तरह का उच्चारण हमने किया, ठ व्यंजन, आ स्वर, क व्यंजन, ऊ स्वर और र व्यंजन, वैसा ही हमने चिन्हों के माध्यम से लिखा ठाकुर। इसमें एक निश्चित वर्ण क्रम है। देवनागरी लिपि की यह बहुत ही बड़ी विशेषता है। ये वैज्ञानिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका क्रम निश्चित है। पहले स्वर, फिर व्यंजन। स्वरों का भी क्रम निश्चित है, पहले मूल स्वर, फिर संयुक्त स्वर। इसी तरह से व्यंजन के भी क्रम निश्चित है। जहाँ जहाँ से जो जो उच्चारण स्थल है या उच्चारण के जो प्रयत्न हैं, जो कोशिश की जाती है बोलने की, जिन स्थानों से, उन्हीं स्थानों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। जैसे कंठ, तालव्य, कंठ क ख ग घ, तालव्य च छ ज छ। इसी तरह से कंठ से लेकर के तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कुल 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ और ऊष्म ध्वनियों को भी क्रमशः रखा गया है। अब आइए इसकी तुलना रोमन लिपि से करते हैं। जहाँ देवनागरी में हर एक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह है, वहीं रोमन में एक ध्वनि के लिए अनेक चिन्ह हैं। जैसे यहाँ स ध्वनि के लिए आप देख रहे हैं कि स, यही ध्वनि चिन्ह है, यही एक लिपि है। लेकिन रोमन लिपि में स के लिए सी, एस, डबल एस, पी एस, इस तरह से कई चिन्ह प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण स की तरह ही होता है। एक और शब्द है नॉलेज। इसमें के भी लिखा हुआ है लेकिन उच्चारण क्या है, नॉलेज। यानी के एन को भी हम न की तरह ही उच्चारित करेंगे, एन को भी हम न के समान ही उच्चारित करेंगे। इसके अलावा यहाँ एक चिन्ह के लिए अनेक ध्वनियाँ हैं। जहाँ देवनागरी लिपि में हर एक चिन्ह सिर्फ एक ही ध्वनि में उच्चारित होती है, यहाँ पर रोमन लिपि में ए, अलार्म ए, आ, रेट ए फॉर ए ध्वनि के लिए भी ए, यही एक चिन्ह है। एक्शन ए, अय और आ, इन 3 ध्वनियों के लिए एक ही चिन्ह ए का प्रयोग हो रहा है। यहाँ लिपि चिन्हों की अपूर्णता भी है। मात्र 26 लिपियों में ही सभी ध्वनियों को एकत्रित कर लिया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे पास 40 से अधिक ध्वनियाँ हैं, किंतु अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि में क और जब ख लिखेंगे तो के एच, ग जब घ लिखेंगे तो जी एच, इस तरह से मिलाकर उन्हीं लिपि चिन्हों को परस्पर मिलाकर हम संयुक्त कह सकते हैं कि लिपियों के माध्यम से हम ध्वनियों को संप्रेषित करते हैं। जहाँ देवनागरी लिपि में उच्चारण की स्पष्टता है, जैसे अभी हमने ठाकुर जैसा कहा वैसा लिखा, किंतु यहाँ जब हम नेचर इस शब्द को उच्चारित करते हैं तो यहाँ लिखा है NATURE और इसका हम उच्चारण करते हैं नेचर। यदि इसी को FUTURE, यहाँ भी TURE है, अगर हम इसे उच्चारित करें तो हमें फचर यानी यू को अ के समान उच्चारित करना चाहिए था, किंतु हम कहते हैं फ्यूचर, नेचर, फ्यूचर। यहाँ पर यू एक स्थान पर यू उच्चारित होता है तो दूसरे स्थान पर अ के समान उच्चारित होता है। तो हमने देखा कि अन्य लिपियों के अपेक्षा देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक लिपि है। यदि हम वर्णमाला का क्रम देखें तो रोमन लिपि में भी ए, ई, आई, ओ, यू ये स्वर
वॉवेल कहे जाते हैं, लेकिन अनेक स्थानों पर व्यंजन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। और व्यंजन या कॉन्सोनेंट ABCDEF इस प्रकार कुल 26 लिपि चिन्ह हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे देवनागरी लिपि के जो प्रमुख गुण हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं। क्यों यह एक वैज्ञानिक लिपि है, आपने यह देखा अन्य लिपि की तुलना में। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और यह एक वैज्ञानिक लिपि, यह हम स्पष्ट कर चुके हैं। उसका कारण भी स्पष्ट है कि इसमें ध्वनि प्रतीकों जैसे स्वर और व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। स्वरों का क्रम भी वैज्ञानिक है। स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ के लिए अलग अलग मात्राएं हैं। उन मात्राओं की हम आगे चर्चा करेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह हैं। ये अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ जैसे क अल्प प्राण, ख महाप्राण, जिसमें हमें अधिक संघर्ष करना पड़ता है वायु को बाहर निकालने के लिए मुख से, उसे महाप्राण कहते हैं। और जिसमें हमें कम संघर्ष करना पड़ता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। मुख से तीव्र ध्वनि निकलती है महाप्राण, कम निकलती है अल्प प्राण, जैसे क कम मेहनत लगी, और ख इसमें अधिक वायु निकलती है, मेहनत लगती है। तो इनके लिए अलग अलग लिपि चिन्ह हैं। यह एक गद्यात्मक और व्यवहारिक लिपि है, यानी इसमें परिवर्तन है, इसमें स्वीकृति है। हम अन्य लिपियों को भी इसमें ग्रहण कर लेते हैं, संयुक्त बना करके भी इस लिपि को आगे बढ़ाते हैं। इसमें वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप हैं, जिसकी हम चर्चा पीछे कर चुके हैं। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग ध्वनि चिन्ह हैं। एक लिपि चिन्ह से दो ध्वनियों का बोध नहीं होता। हिंदी भाषा एकमात्र भाषा है जो जिस रूप में उच्चरित होती है, बोली जाती है, उसी रूप में लिखी भी जाती है। हमने देखा कि यह एक वैज्ञानिक लिपि है। आइए इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि हिंदी की भाषा देवनागरी है और इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 17 अध्याय 1 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह संविधान में लिखा गया है और हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का कारण देवनागरी लिपि ही है। देवनागरी लिपि की सबसे प्रमुख विशेषता है एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह। मुख से उच्चरित प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित लिपि चिन्ह है। एक ही चिन्ह दो ध्वनियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता। जैसे अध्वनि के लिए अ चिन्ह निश्चित है, जबकि रोमन में अध्वनि के लिए ए और यू है, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। इसमें ध्वनि प्रतीकों जैसे स्वरों का, व्यंजनों का क्रम वैज्ञानिक है। तो हम स्वरों का क्रम देखते हैं। देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए, उसके गुणों को जानने के लिए उसके स्वरों के क्रम को जानना आवश्यक है। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि चिन्हों में स्वरों का एक निश्चित क्रम है। हम सभी उससे परिचित हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो स्वर हैं इनका भी अलग अलग वर्ग विभाजन है। इनमें कुछ स्वर मूल स्वर हैं, कुछ संयुक्त स्वर हैं और कुछ अयोगात्मक भी। व्यंजन के साथ स्वरों का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। इन स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखा जाता है और उसका उच्चारण किया जाता है। तो लेखन में भी वैज्ञानिकता है और बहुत सारे इसमें सुविधाएं हैं कि हमें व्यंजन के साथ स्वर को अ, आ, ई, ये जो ऊपर दिए इस रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कुछ मात्राएं निर्धारित हैं। इन मात्राओं को लगाकर ही हम
व्यंजनों के साथ स्वरों का उच्चारण कर लेते हैं। यह उसकी एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अ स्वर के लिए कोई मात्रा निश्चित नहीं है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं किया जा सकता। जब हम उस व्यंजन को लिखते हैं, व्यंजन के रूप में लिखते हैं अ स्वर के साथ, तो उसके लिए खड़ी पाई उस व्यंजन में निहित होती है। जैसे क में हम देख रहे हैं कि खड़ी पाई लिखी हुई है। ख, इसमें एक खड़ी पाई है। ये हलंत यह दिखाता है कि यह एक स्वतंत्र व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं जुड़ा है। जब हलंत हट जाएगा तो यह स्वर के साथ। अन्य जो भी स्वर हैं, आ, इ, ई, उ, ऊ, ये सभी मात्राएं यहाँ पर प्रदर्शित है। यहाँ हमने देखा कि व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है यदि व्यंजन बिना स्वर के है। ये मात्राएं हमने स्वर के साथ दर्शाई कि कौन सी मात्रा किस स्वर को प्रदर्शित करती है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इन मात्राओं का प्रयोग कैसे करें। जैसे आ, ई, ओ और औ की मात्राएं व्यंजन के बाद जोड़ी जाती। इसका उदाहरण है का, की, को, कौ। छोटी ई, जिसे हम ह्रस्व ई कहते हैं, इसकी मात्रा व्यंजन के पहले, जैसे कि। ए और ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगाई जाती, जैसे के, कै। उ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं, जैसे कु, कु, क्री। यहाँ दो और व्यंजन हैं जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार को एक बिंदी के माध्यम से और विसर्ग को दो समक्ष बिंदियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ये अनुस्वार और विसर्ग स्वरों में स्वर के ऊपर और विसर्ग स्वर के बाद लगते हैं। जब वे व्यंजन में लगते हैं तो वह स्वर व्यंजन में निहित रहता है और व्यंजन के ऊपर और व्यंजन के साथ है, वो स्वर के साथ ही निहित, लेकिन लिखते ऐसे। इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ना तो हम इन्हें स्वरों की ही श्रेणी में रखते हैं, ना ही व्यंजनों की श्रेणी में। यह अयोगवाह कहे जाते हैं। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार और विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण के 12 रूप होते हैं। यदि हम सभी मात्राओं को देख लें, और जिसको हम लोग बचपन से ही 12 खड़ी के रूप में जानते हैं, क, का, के, की, कु, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कं, कह। तो अयोगवाह और साथ ही स्वरों की जितनी मात्राएं हैं उनको लगा करके एक व्यंजन को 12 खड़ी के रूप। देवनागरी लिपि में व्यंजनों का क्रम भी वैज्ञानिक है। इसमें व्यंजनों का जो क्रम है कुछ इस प्रकार है। क वर्ग, जिसके अंतर्गत 5 ध्वनियां हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ये ध्वनियां कंठ से निकलती हैं, इसलिए इन्हें कंठ ध्वनियां कहते हैं और इसीलिए इन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है। अगला वर्ग है च वर्ग। इस वर्ग की सभी ध्वनियां, 5 ध्वनियां च, छ, ज, झ, इय, ये सभी ध्वनियां तालु से, तालव्य से
निकलती हैं, इन्हें तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। फिर आता है ट वर्ग। मूर्धा से जीवा टकराती है और वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं। इसके पश्चात क्रम है त वर्ग का। मुख में तालु के पश्चात दांत आता है। दंत या दांत से जिह्वा के टकराने पर वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है और इससे ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं त, थ, द, ध, न। इसीलिए इन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं। अगला क्रम है प वर्ग। इन्हें ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं क्योंकि इस वर्ग की सभी ध्वनियाँ ओठ के द्वारा वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के कारण उत्पन्न होती हैं। प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा कुछ अंतस्थ ध्वनियाँ हैं, जैसे य, र, ल, व। कुछ ऊष्म ध्वनियाँ हैं, श, श, स, ह। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी हैं जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, जैसे क और मूर्धन्य श के योग से क्ष, त और र व्यंजन के योग से त्र तथा ज और इया के योग से ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ये एक स्वतंत्र व्यंजन भी हैं। इसके अलावा कुछ द्विगुण व्यंजन भी रखे गए हैं, जैसे ड़ और ढ़। इन्हें द्विगुण कहते हैं क्योंकि ड और ढ जो मूर्धन्य वर्ग में है, उसके अतिरिक्त ड़ और ढ़ का उच्चारण मूर्धा और निचले तालु से मिलकर होता है, इसलिए उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और फिर आता है अनुस्वार और विसर्ग, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। इसके पश्चात हम आते हैं स्वरों पर। स्वरों का देवनागरी लिपि में स्वर दो तरह के हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वरों के लिए अलग मात्राएं और दीर्घ स्वरों के लिए अलग अलग मात्राएं हैं। स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है देवनागरी लिपि में, ह्रस्व स्वर जैसे अ, ए, उ और री, ये मूल स्वर कहे जाते हैं क्योंकि हम इन्हें और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, हम इन्हें विभाजित कर सकते हैं। जैसे दो ह्रस्व एक जैसे दो ह्रस्व स्वर मिलते हैं तो उनसे ये दीर्घ स्वर बनते हैं, जैसे अ और अ, आ, ई और ई, उ और ऊ। जब मूल स्वर को उसी स्वर से मिलाते हैं तो इस तरह से दीर्घ स्वर बनता है। संयुक्त स्वर जब भिन्न भिन्न स्वरों को का योग करते हैं तब संयुक्त स्वर बनते हैं। जैसे दो मूल स्वर जो भिन्न भिन्न है अ और ई, उनके योग से ए, अ और ए, ऐ, अ, उ, ओ, अ, ओ, औ। इन सभी स्वरों के लिए अलग अलग मात्राएं हैं जिसे हम देख चुके हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि मात्राएं केवल और केवल स्वरों की ही होती हैं, व्यंजनों की नहीं। इस तरह से हमने देवनागरी लिपि के स्वरों और व्यंजनों को क्रमशः देखा, उनके क्रमिक रूप को। हम देवनागरी लिपि का जो अगला गुण है कि इसमें अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है। अब हम उसकी चर्चा करते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, इसके बारे में हम देख चुके हैं कि जब वायु कम निकलती है, प्राण का अर्थ ही है वायु, अल्प माने थोड़ा, थोड़ी वायु निकली अल्प प्राण, अधिक वायु निकलती है तो महाप्राण। अब हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है और कौन सी महाप्राण। इन अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए जो लिपि चिन्ह है, वे जो आपने अभी पूर्व में वर्ग देखे हैं व्यंजनों के, उसमें प्रत्येक वर्ग की जो पहली और तीसरी ध्वनि है, पहला और तीसरा वर्ण है, वह अल्प प्राण कहलाता है, और जो दूसरा और चौथा वर्ण है वह महाप्राण कहलाता है। इसे हम उच्चरित कर भी समझ सकते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। सघोष और अघोष। सघोष जिसमें हमें अधिक प्रयत्न करना होता है, और अघोष ऐसी ध्वनियाँ जिनमें हम कम प्रयत्न करते हैं। इसके लिए भी ये लिपि चिन्ह निर्धारित है और उनका क्रम भी निर्धारित है। जैसे प्रत्येक वर्ग की जो 5 वर्ग हैं व्यंजनों के, उसमें प्रत्येक वर्ग की जो पहली और दूसरी ध्वनि यानी पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष है, और दूसरा और चौथा वर्ण सघोष कहलाता है। जैसे क, ख ये अघोष वर्ण है, अघोष ध्वनियाँ हैं, और ग, घ ये सघोष ध्वनियाँ हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण इस तरह के विभाजन लिपियों के लिए, इस तरह की ध्वनियों के लिए अलग लिपि चिन्ह हमें रोमन, फारसी या अन्य लिपियों में नहीं मिलता है। जैसे रोमन में ख महाप्राण ध्वनि के लिए KHA यानी क, H और A, इन लिपि चिन्ह 3 लिपि चिन्हों को मिला करके एक ध्वनि ख ध्वनि उच्चरित की जाती है। इसके लिए कोई अलग से लिपि चिन्ह निर्मित नहीं है। अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषता, गद्यात्मकता और व्यवहारिकता। देवनागरी एक गद्यात्मक और व्यवहारिक लिपि है, क्योंकि इसमें अन्य भाषाओं में प्रयुक्त ध्वनियों के आधार पर नवीन लिपि चिन्हों के निर्माण की क्षमता है। जैसे ए, औ, फ आदि। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण भी हो जाता है, जैसे क्षत्रज्ञ। द्वित्व व्यंजनों का भी इसमें निर्माण होता है, जैसे एक ही ध्वनि 2 बार आती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। त, उसके लिए एक नई लिपि चिन्ह त। द जिसमें एक द बिना स्वर के और दूसरा द स्वर के साथ है, इसके लिए एक अलग लिपि चिन्ह द। प्रत्येक वर्णों के नाम उच्चारण के ही अनुरूप रखे गए हैं। इस लिपि में अन्य लिपियों से भिन्न उच्चारण के अनुरूप वर्ण हैं और उनका नाम भी उसी के अनुरूप है, जैसे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य,
ओष्ठ्य, अंतस्थ, ऊष्म आदि। इन वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर ही एक वर्ग में रखा गया है। जो कंठ से उच्चरित है उन्हें कंठ ध्वनियाँ, जो तालु से उच्चरित है उन्हें तालव्य, जो दंत से उच्चरित है उन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं। इनकी चर्चा व्यंजनों के क्रम में हो चुकी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे वैज्ञानिकता प्रदान करती हैं। अन्य लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए अनेक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोमन लिपि की हम चर्चा कर चुके हैं। यदि हम क ध्वनि को लें तो रोमन लिपि में क ध्वनि के लिए सी भी लिपि चिन्ह है, के भी लिपि चिन्ह है और क्यू यानी कई लिपि चिन्ह एक ही ध्वनि को प्रदर्शित करते हैं अलग अलग शब्दों में। जैसे कैट, यहाँ सी को क के ध्वनि के लिए यह लिपि चिन्ह लिया गया। किन, यहाँ इस शब्द में के क ध्वनि के लिए है। कोट, यहाँ भी क्यू यह लिपि चिन्ह क ध्वनि को ही प्रदर्शित करता है। रोमन में एक ही लिपि चिन्ह कई ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे सी क ध्वनि के लिए भी है और स ध्वनि के लिए भी। इसी प्रकार रोमन में बट, यहाँ यू अ ध्वनि के लिए है और पुट, यहाँ पर यू उ ध्वनि को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह की विषमताएं देवनागरी लिपि में नहीं है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है और प्रत्येक लिपि चिन्ह एक विशेष ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है। देवनागरी लिपि में केवल उच्चरित ध्वनियाँ ही लिखी जाती हैं। जैसे रोमन लिपि में वॉक, यहाँ एल है किंतु ल ध्वनि अनुच्चरित है, उसका उच्चारण नहीं होता है। इस तरह जो साइलेंट लेटर जिसको कहते हैं वह देवनागरी लिपि में नहीं होती है, जिससे कि उच्चारण में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। जो लिपि चिन्ह लिखा है हम उसी का उच्चारण करते हैं। ये जितनी भी बातें देवनागरी लिपि के गुणों की जो चर्चा हुई हैं उनसे हम देखते हैं कि वस्तुतः देवनागरी लिपि के कारण ही हिंदी भाषा अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक सरल और सहज है। ध्वनि, लिपि, चिन्ह और उच्चारण की एकरूपता के कारण हिंदी भाषा आसानी से सीखी जा सकती है। इसीलिए देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि कहा गया है और यही कारण है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।